हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी साइंस क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसका पार्ट 4। तो मैं ये बहुत एक लंबे समय के बाद ये मेरी पहली वीडियो होगी। अब मेरे ख्याल से लगभग 2 से 3 महीने के बाद ये वीडियो होगी। कुछ समस्याएं ऐसी थीं जिनकी वजह से वीडियो में नहीं बना पा रहा था, तो अब वो समस्या रिजॉल्व हो गई है, सॉल्व हो गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी उसी पहली जो सीरीज़, जितनी भी हमारी सीरीज़ चल रही थी उन सभी सीरीज़ों को एक एक करके शुरू करते हैं। तो चलिए, ये था हमारा साइंस क्वेश्चंस का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है रुधिर दबाव मापक यंत्र। तो जो रुधिर होता है यानी कि जो रक्त होता है, तो रक्त दबाव मापक यंत्र यानी कि जो रक्त का दाब होता है उसको मापने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? तो जो हम यंत्र यूज़ करते हैं उसका नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। कौन सा यंत्र होता है वो? स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो जो गति प्रेरक है वो किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो होता है, आपको ये पता होगा कि गति प्रेरक गति करने वाले से संबंधित होगा। तो हमारे शरीर में जो गति करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? हृदय यानी कि हार्ट यानी कि दिल। ठीक, तो रक्त तो गति प्रेरक किससे संबंधित होगा? हृदय से या दिल से। चल दिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पित्त यानी कि पाइल, पित्त यानी कि पाइल जूस। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है या किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उसका नाम होता है क्या? यकृत। क्या नाम है उसका? यकृत या लीवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन को किस पदार्थ में बदल दिया जाता है? तो जो प्रोटीन बदल के बनता है वो बनता है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। ठीक है, आपने सुना होगा अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, दोनों ही सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन क्या है? कुछ क्वेश्चन पेपर में आता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज पदार्थ है? तो एंजाइम। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझते हैं वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग जिससे कि हमारे चारों तरफ का पर्यावरण है वो गर्म होता जा रहा है। किसके कारण, कौन सी गैस के कारण गर्म होता जा रहा है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में क्या होता था, इस सीरीज में 20+ क्वेश्चन, हम 20+ क्वेश्चनों को कवर करते थे जो साइंस से रिलेटेड होते थे या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। तो ये उसी की सीरीज़ है। सीरीज़ को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन का नाम आपने सुना होगा शीतलक के रूप में। यानी कि जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसको शीतलक के रूप में किसको यूज़ करते हैं? उसको ठंडा करने के लिए। तो प्रशीतक के रूप में किसको यूज़ करते हैं? फ्रीऑन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो उपास्थि और हड्डी, हड्डी को हम बोलते हैं अस्थि, और अस्थि से छोटी यानी उपअस्थि यानी उपास्थि। तो उपास्थि या अस्थि यानी उपास्थि और हड्डियाँ, इन दोनों का जब निर्माण होता है तो इसको निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक जो तत्व है वो क्या है? तो उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है उसका? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? निदान का मतलब होता है एलिसा परीक्षण द्वारा हम किस चीज़ का पता लगाते हैं कि एलिसा परीक्षण ये है, इससे हमको इस चीज़ के बारे में या इस रोग के बारे में पता चलेगा। तो एलिसा परीक्षण के बारे में हमें किस रोग के बारे में पता चलता है? एड्स का। किसका? एड्स का। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम किसका परीक्षण करते हैं? एलिसा टेस्ट कराते हैं उस व्यक्ति का, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस का घटक है, यानी अश्रु गैस का घटक है। तो अश्रु गैस का जो घटक है वो क्या है? क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है इसका? क्लोरोपिक्रीन। ठीक, ये एक अश्रु गैस का घटक है। अश्रु गैस, अश्रु से आप समझ रहे होंगे, अश्रु यानी कि आंसू। अश्रु एक तत्सम वर्ड है। किसका? आंसू का। आंसू का मुझे समझ गए होंगे। अश्रु गैस जब चलाया जाता है भीड़ भाड़ में पुलिस के द्वारा, ठीक है, तो किस लिए चलाई जाती है? कि लोगों की आंखों में जब जलन होगी, उनसे आंसू निकलेंगे तो वो लोग वैसे ही भाग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलासफर वुल क्या है? तो फिलासफर वुल क्या है? तो किसे फिलासफर वुल कहते हैं? तो फिलासफर वुल कहते हैं ZnO को। किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड, ZnO। ZnO को क्या कहा जाता है? फिलासफर वुल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में होती है मैंगनीज। मैग्नीशियम मत टिक कर देना भाई, मैंगनीज होता है। ठीक है, क्या होता है? मैंगनीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? तो जो क्लोरोफॉर्म होती है उसका अणुसूत्र क्या होता है? उसका अणुसूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमने 15 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है जो है CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG एक गैस होती है। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक है मीथेन। तो CNG गैस आपको पता है वाहन को चलाने के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, तो ये है हमारी CNG। वाहन के ईंधन के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जो जीवधारी होते हैं उनके आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजी, वो क्या होता है? तो वो होता है जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र। अब जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र का मतलब जीव में हम सभी आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीट पतंगे हो गए। ठीक है, कुछ जलीय कुछ नहीं जलीय जीव हो गए जो हमारे आसपास के पर्यावरण में रहते हैं। पर्यावरण कैसे बनता है? पर्यावरण बनता है पेड़ पौधों से, मनुष्यों से, जानवरों से। ठीक है, तो इन सबको मिला के
क्या बनता है, तो इन सब की मौजूदगी में बनता है पर्यावरण, और पर्यावरण और जीव, ये लोग मिलके क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जीव और उनका पर्यावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो वाहनों से जो मुख्यतः प्रदूषित गैस जो निकलती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मेनली प्रदूषण किससे बढ़ता है, मेनली प्रदूषण बढ़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो जो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है, वो कारण ये है, आपने मेनली देखा होगा इंद्रधनुष कब बनता है। इंद्रधनुष बनता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में होगा और बारिश हो रही होगी। ठीक है, तो क्या होता है, आपने वो पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण, और उसमें एक वर्ड पढ़ा होगा विबग्योर। तो होता यही है कि जो प्रकाश होता है, वो पानी की बूंद, यानी पानी की बूंद उस समय पे काम करती है प्रिज्म का। तो पानी की जो बूंद है वो प्रिज्म का जब काम करती है, तो सूर्य की प्रकाश जैसे ही उससे टकराता है, तो उसके जो उसमें जितने भी कलर होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, वो स्कैटरिंग करके हमको बादलों पे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और उसी जो बादलों पे जो चित्र बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन। ठीक, तो क्या होता है, सूर्य की किरणें जब जल की बूंदों से टकराती हैं तो परावर्तन होता है, जिससे कि सूर्य की किरणों में जो रंग हैं, जो 7 रंग होते हैं, वो वायुमंडल में बिखर जाते हैं, और जो आकृति बनती है उस आकृति को हम बोलते हैं इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो जो नेफ्रॉन है, ये संबंध है वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या मतलब होता है, किडनी या गुर्दा। तो वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने आपसे बोला था 20 प्लस होंगे, जितने भी 20 प्लस हो सकते हैं उतने मैं कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन मत कर देना, ये कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो देखो नाम भी मिलता जुलता है, क्लोरीन और फ्लोरीन, और जब हम दोनों को हिंदी में लिखते हैं तब भी वो मिलता जुलता है। क में और फ में मोस्टली इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो ठीक है, क्या आपको याद रखना है, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है। तो जो सल्फर है, सल्फर का मेनली यूज़ किसके विनिर्माण में करते हैं, किसके प्रोडक्शन में करते हैं, तो वो उसका नाम है H2SO4। क्या नाम है, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई। क्या है, विटामिन ई विशेषतः महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई किस लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो है वो मेनली महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के लिए। किस लिए, लिंग ग्रंथियों के लिए। और विटामिन ई को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ाया भी जाता है कि विटामिन ई किस में सहायता करता है, जनन अंगों में सहायता करता है। अगर किसी महिला में या किसी पुरुष में विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है, तो महिलाओं में जो क्या होता है, महिलाएं किस चीज़ को महसूस करती हैं, बांझपन को, और पुरुष किस चीज़ को महसूस करते हैं, नपुंसकता को। ठीक, तो विटामिन ई की कमी से ये होने वाले रोग होते हैं, स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता। जिससे कि अगर विटामिन ई की कमी किसी पुरुष में होती है तो वो बाप बनने में असमर्थ होता है, और किसी महिला में अगर ये होती है तो महिला माँ बनने में असमर्थ होती है। ठीक,
तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों के लिए। तो विटामिन ई मेनली कब कब इम्पोर्टेंट है, लिंग ग्रंथियों के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। ठीक, क्या होता है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, उसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या, प्लूरा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो जो मानव शरीर में यूरिया, ये सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि मानव शरीर में जो यूरिया होती है वो एक ही जगह पाई जाती है, किस में, मूत्र में। ठीक, किस में पाई जाती है यूरिया, मूत्र में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। ये भी क्वेश्चन जिस व्यक्ति ने साइंस को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो 8th और 9th इसी में उसको बताया दिया जाता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो किसी पिंड का मान लो, किसी वस्तु का मान लो, किसी व्यक्ति का मान लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मेनली समझाने के लिए उसने बोला है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है। तो अंतर स्पष्ट होता है, अंतर बहुत छोटा सा होता है कि द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि आप चाहे उस व्यक्ति का मास पृथ्वी पे निकाल लें या चंद्रमा पे निकाल लें, भारत में उसका द्रव्यमान चेक करें, साउथ अफ्रीका में चेक कर लें या न्यूजीलैंड में चेक करें, उसका मास सेम रहेगा। लेकिन भार क्या रहेगा, भार रहेगा परिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब होता है बदलता हुआ। किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर तथा जो भार होता है वो परिवर्तनीय होता है, यानी कि बदलने वाला। वो समय समय पे जगह जगह पे बदलता रहता है। जिस जगह पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ कम होगा। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसका वो है लेंस की क्षमता का मात्रक। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए अगर हेल्पफुल है, इस वीडियो को देखने से अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि जो इस वीडियो में क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपको अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो उस चीज़ को भी बताएं। मेरे द्वारा जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं उसमें सुधार करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन वन 4G के साथ। जय हिंद, जय भारत।